हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फेजान्स रूल एंड सोल्यूबिलिटी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों टॉपिक से ये मान के चलो एग्जाम में 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस बार भी आएंगे। और ये मान के चलो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो इनडायरेक्ट तो आएगा ही आएगा, जैसे फेजान रूल की एप्लीकेशन पे आ जाएगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर में भी हम फेजान रूल की एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान के चलो आपका ये केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और इसके साथ साथ आप कॉपी पे लिख भी लो कि इस लेक्चर से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से रिवीजन करना है। जो चीज समझना है तो रिपीट करके फिर देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फेजान रूल। फेजान रूल क्या कहता है? फेजान रूल कहता है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर होगा। अब ये कोवलेंट करैक्टर कितना होगा, ये बात कौन एक्सप्लेन करेगा? ये फेजान रूल ही एक्सप्लेन करेगा। तो ये बात हम लिख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू फेजान लिख लो साथ के साथ, ये थियरी है। अकॉर्डिंग टू फेजान, जो मैं बोल रहा हूं साथ के साथ लिख लो। अकॉर्डिंग टू फेजान, नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक। 100% आयोनिक। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट कोवलेंट करैक्टर इन इट। कोवलेंट करैक्टर इन इट, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर होगा ही होगा। ठीक, अब कोवलेंट करैक्टर कितना होगा उसको कौन एक्सप्लेन करेगा? फेजान रूल। ये लाइन और लिख लो। हाउ दिस कोवलेंट करैक्टर is developed in an ionic bond is explained by Fejan rule. Is explained by Fejan's rule. समझ आ रही बात? अब फेजान रूल ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया वो समझते हैं। फेजान रूल ये कहता है जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ता है तो कोवलेंट करैक्टर बढ़ता है, आयनिक करैक्टर घटता है। अब पोलराइजेशन क्या है, तो यहां पे हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक पोलराइजेशन पढ़ेंगे, एक पोलराइजेबिलिटी पढ़ेंगे। तो दोनों एक साथ लिख लो। पोलराइजेशन भाई पहले हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन और उसके साथ साथ पढ़ेंगे पोलराइजेबिलिटी। ठीक, इतनी बड़ी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी सी काफी है। पोलराइजेबिलिटी। ठीक, अब देखो क्या होता है। पोलराइजेशन क्या है? जैसे है ना, कोई भी कैटायन है वो किसी एनायन के पास जाता है ना, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है ना वो उसकी तरफ ज्यादा झुक जाता है और पॉजिटिव पार्ट उससे रिपेल हो जाता है। तो इससे ऐसा लगता है कि वो इसकी तरफ झुका हुआ है। ठीक, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। देखो एक बार देख लो पोलराइजेशन में क्या होता है। अगर हम बात करें, जैसे ये कैटायन है, ठीक, और ये एनायन के पास आया, ये एनायन है, ठीक, ये कैटायन क्या करेगा, इसके नेगेटिव पार्ट को, है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इसके पॉजिटिव पार्ट को रिपेल कर देगा। तो ये कैसा नजर आएगा आपको? ये देखो, ये ऐसा नजर आता है, ये ऐसा नजर आता है। ये नेगेटिव पार्ट इसका सारा इधर आ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट दूर चला जाएगा, ये मान लो। ठीक है, समझ आ रही बात? तो अब ये क्या हुआ, इसका पोलराइजेशन हो गया। समझ आ रही बात? ये पोलराइजेशन तो हो गया, नेगेटिव पार्ट एक तरफ, पॉजिटिव पार्ट एक तरफ, पोल तो बन गया ये। तो यही पोलराइजेशन है। ठीक, कौन किसने किया? कैटायन ने किया। किसका किया? एनायन क्या किया? तो हम क्या कहेंगे? इट इज द पोलराइजेशन को क्या कहेंगे? इट इज द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज एन एनायन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक, किसी भी एनायन को पोलराइज करने की एबिलिटी को ही पोलराइजेशन कहते हैं। किसकी एबिलिटी है? कैटायन की। अब एनायन क्या है? एनायन क्या हुआ? पोलराइज हुआ। द एबिलिटी ऑफ एन एनायन टू गेट पोलराइज इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। समझ आ रही बात? तो इसमें लिख लेंगे, या ऐसे लिख दो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एनायन लिखना है, एन एनायन टू गेट पोलराइज। बात समझ में आई भाई? इसमें अपने को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, एक बार यहां पे मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन करेगा और जितना बड़ा एनायन होगा उसका उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। कैसे? अभी आगे समझेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब फेजान रूल ये कहता है, अकॉर्डिंग टू फेजान रूल, भाई जैसे ही पोलराइजेशन बढ़ता है
तो उससे कोवलेंट करैक्टर बढ़ता है, आयनिक करैक्टर घटता है। ये कहता है एज पोलराइजेशन इंक्रीज कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज एंड आयनिक करैक्टर डिक्रीज। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो ऐसे इसने एक्सप्लेन किया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, पोलराइजेशन कैसे घटता बढ़ता है उसके फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। कौन से फैक्टर्स पोलराइजेशन को बढ़ाएंगे, कौन से घटाएंगे, वो अभी हम देखेंगे। अब आपका डाउट ये आ सकता है कि पोलराइजेशन बढ़ने से कोवलेंट करैक्टर कैसे बढ़ रहा है। तो देखो, हमने जो कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा ना, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आप सोचो भाई। कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ओवरलैपिंग। ठीक, और अगर आयनिक बॉन्ड की बात करें हम, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में तो जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक, यही तो है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? भाई ये कैटायन है और ये एनायन है, दूर दूर बैठे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। जैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराते हैं हम ऐसे, है ना, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना, अब होता क्या है, यहां पे कैटायन है, ये एनायन दूर दूर बैठे हैं। तो जब कैटायन किसी एनायन का पोलराइजेशन करता है तो कैटायन क्या लगता है अपने को, ऐसा लगता है कि इसके पास आ गया और इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। ऐसा नजर आ रहा है ना कि इसके साथ ओवरलैपिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि इसमें इस वजह से जैसे उसके पास आता है तो ये पोलराइजेशन होने वजह से उसमें कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि इसको देखकर ऐसा फील होता है कि जैसे वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और ओवरलैपिंग के केस में हम क्या कहते हैं कि कोवलेंट करैक्टर आ रहा है। तो जैसे आता नहीं है कि वो कोवलेंट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कोवलेंट हो जाता है, और ऐसा भी नहीं कि ओवरलैपिंग करते हैं, बस फील होता है ऐसा। ठीक, तो हम क्या बोलते हैं कि एज पोलराइजेशन इंक्रीज कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज और आयनिक करैक्टर डिक्रीज। क्योंकि आयनिक करैक्टर का मतलब क्या था, एक कैटायन रखा, एक एनायन रखा, दूर दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, पोलराइजेशन में क्या हुआ, ये कैटायन है, ये एनायन इसकी तरफ ऐसे पोलराइज हो गया। तो ऐसा लगता है कि ओवरलैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि करते नहीं है। समझ आ रही ना मेरी बात? तो हम बोलेंगे जितना ज्यादा इसकी तरफ आएगा, ये देखो ये इधर आया इसकी तरफ, और पोलराइज होगा। जितना ज्यादा पोलराइज होगा आपको ऐसा लगा उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, लगेगा। ठीक, और लगेगा तो हम कहेंगे पोलराइजेशन ज्यादा हुआ तो कोवलेंट करैक्टर ज्यादा आ रहा है, बस इतना सा। होगा नहीं कहीं बोल दो कि कोवलेंट हो जाएगा वो। समझ आ रही बात? बस हम ये बोलते हैं कि आयनिक करैक्टर में कोवलेंट करैक्टर भी साथ के साथ थोड़ा एग्जिस्ट करता है। तो ये बातें लिखो, फिर हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। नेक्स्ट लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, इसी पे अपने को ज्यादा फोकस करना है। सबसे खास बात, अगर आपने ध्यान से सुना ना, एक एक चीज यहीं पे समझ में आ जाएगी, दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुनो ध्यान से, प्रैक्टिकल सोचना है बिल्कुल। जैसे पहला फैक्टर क्या है, साइज ऑफ कैटायन। फर्स्ट फैक्टर लिख लो साइज ऑफ कैटायन, और इसमें पहला ही पॉइंट लिख लो, एज साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज पोलराइजेशन इंक्रीज, एज साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज पोलराइजेशन इंक्रीज। ठीक, यानी कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज। यानी आप ये भी लिख सकते हो, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द कैटायन मोर विल बी पोलराइजेशन, ये भी लिख सकते हो। ठीक, जैसा आप लिखना चाहो अपनी लैंग्वेज में लिख लो, या लिख लो पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। जितना छोटा कैटायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो। लेकिन अब इधर देखो, पहले समझ लो, मेरी बात समझो। देखो मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए मैंने यहां पे एक कैटायन लिया और एक एनायन है यहां पे। ठीक, ये कैटायन क्या करेगा, इसका पोलराइजेशन करेगा, और इसका पोलराइजेशन होने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, है ना। या इधर नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव इसका दूसरी साइड हो जाएगा। यही तो पोलराइजेशन है। एक केस में आपने छोटा कैटायन लिया है, दूसरे केस में आपने क्या कर लिया, बड़ा कैटायन ले लिया। ठीक, यहां पे ये बड़ा कैटायन है। ठीक, अब देखो, अब बड़ा कैटायन में एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, न्यूक्लियस में है। और न्यूक्लियस में है तो जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज पास रहेगा एनायन के, उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा पोलराइजेशन करेगा। अब मान लीजिए जो ये पॉजिटिव चार्ज है, बड़ा कैटायन अगर आपने ले लिया है तो अभी भी न्यूक्लियस में, तो कैटायन का साइज जब बड़ा होगा तो आप ये नहीं देख रहे क्या, ये एनायन ये कितनी दूर हो गया, अब एक छोटा है यहां पे, अगर मान लीजिए इधर से मैं दूसरा छोटा दिखाऊं, ये कितना पास रहेगा इसके, वो छोटा कैटायन है। अब बड़ा कैटायन इतनी दूर से अट्रैक्ट कर रहा है उसको, और वो क्या है, वो तो पास से ही अट्रैक्ट कर रहा है। समझ आ रही बात? तो ये कम अट्रैक्शन होगा, कम, अगर पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज में कम अट्रैक्शन होगा तो कम पोलराइजेशन होगा, कम पोलराइजेशन होगा तो कम कोवलेंट करैक्टर होगा। तो जैसे जैसे साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज पोलराइजेशन डिक्रीज। समझ आ गई बात?
ये अपने को लिखना है। तो इनको इतने बड़े बड़े लिखने की जरूरत नहीं है, बात आपको समझा दी है, इसको मैं हटा देता हूं, बस आप इधर का लिख लेना जैसे अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो। ठीक, अब देखो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए अब आपका क्वेश्चन आ गया, जैसे यहां पे क्या करेंगे, LiCl मैंने दे दिया आपको, NaCl दे दिया, KCl दे दिया, RbCl दे दिया, ठीक, और CHCl दे दिया, ये मैंने आपको दे दिए। तो इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा, कौन करेगा? तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? यहां पे अगर देखा जाए एनायन क्या है, कॉमन है, एनायन सेम है, Cl- है, और कैटायन डिफरेंट है, तो कैटायन का जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन करेगा कि नहीं करेगा? यही तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह एक एग्जांपल और अगर आप लिखना चाहो, BeCl2, MgCl2, और इसके बाद CaCl2, और फिर SrCl2, एंड लास्ट इज BaCl2। तो सबसे छोटा सब में क्या है, एनायन क्या है, Cl- है, कॉमन है, एनायन का साइज सेम रहेगा। किसका साइज चेंज हो रहा है, कैटायन का। तो कैटायन का जैसे साइज बढ़ेगा तो उसका पोलराइजेशन, उसकी पोलराइजिंग पावर घटेगी। ऐसे कर देंगे, नहीं समझ आ रही बात? अब तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। लिखोगे क्या, एज साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज पोलराइजेशन डिक्रीज। ठीक, ये मैंने आपको पोलराइजेशन का ऑर्डर लिखा है, एज साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज। अब पोलराइजेशन को ना मैं बार बार इतना वर्ड नहीं लिखूंगा, P लिख दूंगा बस, P डिक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, ये लिखा मैंने। समझ आई बात? अब दूसरा केस वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड फैक्टर लिखो, साइज ऑफ एनायन। इसका क्या फर्क पड़ता है एनायन के साइज का, यहां पे ध्यान से सुनना। अब यहां पे हम लिखेंगे एज साइज ऑफ एनायन इंक्रीज, ठीक, पोलराइजेशन इंक्रीज, ठीक, एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। आप बोलेंगे अब ऐसा क्या हो गया, देखते हैं क्या हो गया। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहां पे ये कैटायन लिया, एनायन यहां पे बड़ा ले लिया, ठीक। अब एक कैटायन हमने क्या किया, एक कैटायन और एनायन दोनों ही छोटे ले लिए, ठीक। यहां पे जैसे ये कैटायन लिया हमने, ये कैटायन है और ये आपका एनायन है, ठीक। अब सोचो, अब यहां पे अगर हम बात करेंगे, भाई एनायन में भी न्यूक्लियस तो है ही, ये रहा इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस ये रहा, तो अब इसके न्यूक्लियस में और इसके न्यूक्लियस में डिस्टेंस कम है, ठीक। इसके न्यूक्लियस में और इसके न्यूक्लियस में डिस्टेंस ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, उसके न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन होंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो इनमें आपस में रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और इसमें पोलराइजेशन नहीं होगा। बात समझ में आई? दोबारा बोलता हूं, यहां पे ये कैटायन इस एनायन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आप ये भी तो सोचो, इस एनायन में न्यूक्लियस तो इसमें भी है, पॉजिटिव चार्ज तो उसमें भी है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो उसमें भी है, तो उस प्रोटॉन में और इसके न्यूक्लियस में, इसके पॉजिटिव चार्ज में डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। लेकिन छोटे वाले केस में क्या है, इसके न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, क्योंकि साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल है तो डिस्टेंस कम होगा, तो इनके आपस में न्यूक्लियस में रिपल्सन हो जाएगा और इसका पोलराइजेशन कम होगा। समझ आ रही है? बिल्कुल माइक्रो लेवल पे सोच रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अब बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एज साइज ऑफ एनायन इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, और कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, अब एग्जांपल AgF है, AgCl है, AgBr है और AgI है। तो इसमें क्या देखोगे आप, कैटायन क्या है, कॉमन, Ag+ है सब जगह। अब एनायन की बात करो, F-, Cl-, Br-, I-, तो क्या बढ़ रहा है, एनायन का साइज बढ़ रहा है ऐसे, तो एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो एक एग्जांपल और लिख लो, PbF2, PbCl2, PbBr2 एंड PbI2। तो क्या बोलोगे, एज साइज ऑफ, भाई Pb सब में Pb2+ कॉमन है, कैटायन कॉमन है, एज साइज ऑफ एनायन इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। तो यहां पे लिख देना एज साइज ऑफ एनायन, एनायन को भी सीधा ही बना लिया करो ना, शॉर्ट में लिखो, इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। ये मैंने आपको सिखाया है, समझ आया कि नहीं? तो कैटायन तो छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए, तो इसका ये रिजल्ट आ गया। चाहो तो लिख लो, देखो इसको कॉमन भी लिख सकते हैं कि पोलराइजेशन हम क्या लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, समझ आ गया? जो अभी तक हमने पढ़ा ये इसका रिजल्ट आ गया, शॉर्ट में लिख दिया है ना, शॉर्ट नोट्स बन गए आपके। ठीक, थर्ड फैक्टर पे आओ। तीसरा फैक्टर क्या होगा? चार्ज ऑन आयन। ठीक, अब बताओ भाई, चार्ज चाहे कैटायन पे, अगर कैटायन पे चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और चार्ज अगर एनायन पे ज्यादा है तो कैटायन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अब चार्ज चाहे कैटायन पे ज्यादा हो चाहे चार्ज एनायन पे ज्यादा हो, पोलराइजेशन ज्यादा होगा। क्या लिखेंगे? एज चार्ज ऑन कैटायन और एनायन इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। समझ आ रही बात? यानी पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। चार्ज ऑन आयन क्यों लिख दिया मैंने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन क्यों लिख दिया? क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है कैटायन हो चाहे एनायन, चार्ज बढ़ने पे पोलराइजेशन बढ़ेगा। ये बात अच्छे से समझ में आती है अपने को। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके एग्जांपल देखने अपने को। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल LiCl, और इसके बाद LiCl के बाद लिखो आप BeCl2, BeCl2, फिर लिखो आप BCl3, और फिर लिखो आप CCl4। अब बताओ भाई, सब में एनायन क्या है? Cl माइनस है, तो एनायन Cl माइनस है तो कैटायन पे चार्ज देखो, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3 और यहाँ +4। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है कैटायन पे तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। इसी तरह और एग्जांपल लिखना चाहो, इसके नीचे वाला लिख लो, NaCl, MgCl2, AlCl3 और SiCl4। यहां भी क्या है? सब जगह एनायन कॉमन है, और एनायन कॉमन होने के नाते हम क्या कैटायन पे जाएंगे? कैटायन पे चार्ज देखा +1, +2, +3 एंड +4। वैसे भी अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे साइज, ये सारे क्या है? सारे कैटायन क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो जैसे जैसे चार्ज कैटायन पे बढ़ रहा है उसका साइज घट रहा है, साइज भी तो छोटा हो रहा है पैरेलल, तो क्या होगा? पोलराइजेशन बढ़ेगा, ये उड़ रहेगा। मान लीजिए यहां पे अपने को ये लिख के देता AlF, Al2O3, Aln। ठीक, यहां पे एल्यूमिनियम +3 कॉमन है, एल्यूमिनियम सब में कैटायन कॉमन है। एनायन देखो -1, -2, -3। तो एनायन पे जितना चार्ज बढ़ेगा उतना पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो समझ आया कि नहीं आया? बस ये कॉन्सेप्ट था, ये एग्जांपल थे। सॉरी, एक बार सारे लिख लो, फिर 2 फैक्टर और वो और करते हैं, वो भी अच्छे फैक्टर है, जल्दी लिखो। नेक्स्ट लिखो फोर्थ फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है? आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से। व्हाट इज आयोनिक पोटेंशियल? दिस इज चार्ज बाई रेडियस रेशो। चार्ज बाई साइज रेशो कह दो या चार्ज बाई रेडियस रेशो कह दो, एक ही बात है। ठीक, इसको शॉर्ट में हम ये भी लिख देते हैं, फाई इज इक्वल टू Q/R। ठीक, तो हम कहेंगे एज फाई इंक्रीज, तो क्या बोलोगे? पोलराइजेशन इंक्रीज, और पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा और आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है भाई। देख लो आप फाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला चार्ज कैटायन हो या एनायन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन, और साइज क्या बोल रहे थे? कैटायन का साइज छोटा बोल रहे थे। ठीक, ये मेनली कैटायन पे लागू है। देखो कैसे करते हैं, जैसे अगर हम यहां पे बात करें फॉर एग्जांपल SnCl2 एंड SnCl4, ये हमने ले लिया। अब इस पे क्या है? एनायन कॉमन है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +4, तो इसका चार्ज भी ज्यादा और रेडियस भी छोटी हो जाएगी, क्योंकि Sn ही तो है। Sn में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और छोटा हो जाएगा। तो और छोटा हो जाएगा तो उसका चार्ज बाई रेडियस रेशो बढ़ जाएगा। यानी क्या होना चाहिए? फाई कब बढ़ेगा? जैसे हम ये बोलेंगे ना भाई, चार्ज बढ़े रेडियस घटे तो फाई क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, और जैसे ही फाई ज्यादा होगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो इसका चार्ज भी ज्यादा है, इसकी रेडियस भी कम होगी। Sn+2 से Sn+4 की रेडियस भी कम होगी, क्योंकि कैटायन जितना बड़ा होगा, कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज उसकी रेडियस उतनी कम। सिमिलरली PbCl4 में भी यही आएगा, क्योंकि इसमें +4 है, इसमें +2 है। Hg2Cl2 और HgCl2 में भी ऐसे ही, इसमें +2 है, इसमें +1 है, सेम केस है। लेकिन अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुननी है। सारे पेन कॉपी बंद कर दो, एक बार इधर सुनो। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आ जाए
ZnCl2, CdCl2, ठीक, और HgCl2। इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर देखा जाए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये Zn 3D सीरीज का, ये 4D सीरीज का, ये 5D सीरीज का। हमने बोला 5D सीरीज का साइज ज्यादा होगा भाई, 3D से ज्यादा 4D का, 4D से थोड़ा सा ज्यादा 5D का। तो साइज तो एनायन तो कॉमन है, तो कैटायन का साइज उधर जाने में बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी पोलराइजेशन का ऑर्डर ये आएगा। ठीक, इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इनमें है ना जो 4f सब सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका शिल्डिंग बहुत कम लगता है, और इसके कारण क्या होता है, जो इसके पास एनायन है उस पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ड्यू टू जेड इफेक्टिव, जो हमने उसमें पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में। तो इनमें जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो जाता है, किसके कारण? क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वहां पे भाई, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। भाई इसमें प्रोटॉन तो है ही, इस पे +2, इस पे +2, इस पे +2, सबसे ज्यादा प्रोटॉन इसमें है, और इसका साइज भी मतलब जितना होना चाहिए था उससे छोटा हो गया। तो ये क्या करता है? ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा पोलराइज करेगा, और ज्यादा पोलराइज करेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। सिंपल सी बात है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मिस्टेक मत करना। जैसे ये एक और एग्जांपल आता है यहाँ पे, ZnS, CdS और HgS, इस केस में भी ठीक ये ऑर्डर आएगा। ठीक, यहां पे हम लिख लेंगे बी अवेयर ऑफ मिस्टेक, या लिख लो ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, खुद को लिखो, है ना। यहां पे क्या है, व्हाइट पेन से लिख देता हूं भाई, लेफ्ट टू राइट हम ऐसे जा रहे हैं ना, साइज इंक्रीज हो रहा है बट कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज ड्यू टू जेड इफेक्टिव। बात समझ में आई भाई? जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण क्या होगा? पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन ड्यू टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट था, ये अच्छे समझ में आ गया मेरे ख्याल में। नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है, बस ये ध्यान रखना, वो तो बाकी ऊपर वाले तो आसान है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगा। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिफ्थ फैक्टर है, इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या फर्क पड़ता है। देखो, हम अगर देखें, अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी की आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल में बोल दो, अगर 18 इलेक्ट्रॉन है, उसको कहते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जिसका स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर वो पोलराइजेशन ज्यादा करता है, ये ध्यान रखना है। वैसे मैं लिख भी देता हूं यहां पे, एक बार लिख भी लो। अगर किसी में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उससे ज्यादा वो करेगा जिसमें 18 + 2 यानी 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ आ रही बात? अगर किसी में 18 इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन करेगा। दिस इज कॉल्ड स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और ये आपको पता है, दिस इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये ध्यान रखना भाई आपको, ठीक है। किस में आएगा? 18 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं आप देख सकते हो भाई। जैसे Cu है, कॉपर है, कॉपर प्लस में है, कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आप? चलो मैं एग्जांपल से ही समझा देता हूं सीधा, है ना, वहीं पे लिख देंगे। जैसे NaCl में और CuCl में आपसे पूछा जाए, यहां पे क्या है, Na+1 Cu+1 है, दोनों +1 है, तो Na+ का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p 6 8 इलेक्ट्रॉन है। और कॉपर प्लस का देखोगे तो इसमें क्या है, 3s2 3p6 और 3d10 4s1 इलेक्ट्रॉन निकला है, थर्ड सेल वैलेंस सेल होगी, इसमें क्या है 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा करेगा। सिमिलरली KCl और AgCl का केस भी ऐसा ही होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, अगर आप 18 + 2 इलेक्ट्रॉन ये कौन से हैं, अगर इनकी बात करें, जैसे Pb+2 है भाई, Pb+2 में क्या होता है भाई, Pb का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वैसे, जिनोन 4f14 फिर 5d10 6s2 6p2 ये रहता है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा 5s2 5p6 5d10 6s2 6p0, दो निकाल लिए ना, ये 18 और ये 2, 18 + 2 वाले। सिमिलरली Sn+2 वाला, ठीक, ये अपने आप कर करके देख लेना, आप कर लोगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं बहुत अच्छा, जैसे मैंने पहले बोला था आपको, एक क्वेश्चन आगे कराऊंगा। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक, पहला ऑप्शन आपका BeCl2,
सेकेंड ऑप्शन इज BCl3, थर्ड ऑप्शन इज AlCl3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज AlF3। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबका ही इनकम्प्लीट है। लेकिन AlF3 में क्या होता है, यहां पे ये नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि AlF3 जो है, AlF3 कैसे एग्जिस्ट करता है आपका, एल्यूमिनियम 3+ आयन में और 3F- में। इसका क्या है 2s2 2p6 और इसका क्या है 2s2 2p6 इसका भी है। ये आयोनिक है। आयोनिक क्यों है, क्योंकि फ्लोराइड आयन क्या है, छोटा है, एल्यूमिनियम उसका पोलराइजेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन Cl- क्या है, बड़ा है, उसका पोलराइजेशन कर देगा। ये क्या बन जाएगा आपका, ये कोवलेंट होता है। ठीक, और ये क्या होता है आपका, ये आयनिक होता है। समझ आई बात। तो कोवलेंट इसलिए हुआ क्योंकि Cl- बड़ा एनायन है, उसका पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन होने से उसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, आयनिक करैक्टर कम होगा। और इस केस में एल्यूमिनियम AlF3 में फ्लोराइड आयन का साइज छोटा है इन कंपैरिजन टू Cl- क्लोराइड आयन, तो उसका पोलराइजेशन अच्छे से नहीं होगा, इसलिए वो क्या करेगा, कैटायन और एनायन की फॉर्म में रहेगा, ज्यादा उसका आयनिक करैक्टर होगा क्योंकि कम पोलराइजेशन होगा, कम कोवलेंट करैक्टर, ज्यादा आयनिक करैक्टर। तो ज्यादा आयनिक करैक्टर तो ये कैटायन और एनायन का क्या है, कॉन्फिगरेशन कंप्लीट है। तो ये फैक्टर थे, एक बार आप लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन, क्या होगा इससे, पोलराइजेशन होने से क्या हुआ। सबसे पहली बात क्या बोलेंगे, एज पोलराइजेशन इंक्रीज, एज पोलराइजेशन इंक्रीज, सबसे पहला आपने क्या पढ़ा, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज तो आयोनिक करैक्टर डिक्रीज, और किसी का आयोनिक करैक्टर डिक्रीज होता है तो उसकी हार्डनेस क्या होगी, सिंपल सी बात है, कम होगी। नॉर्मली बात कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं, हार्डनेस कम होगी और जनरली उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। देखो कहीं कहीं एक्सेप्शन हो सकते हैं, ये बात जो हो रही है अभी ये मैं जनरल बातें लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप मान ही लोगे ऐसा ही हो रहा है। ठीक, मतलब जनरल बातें कर रहे हैं। ठीक, तो और क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब जो आयनिक करैक्टर है वो कम हो रहा है, यानी आयनिक, आयनिक का मतलब क्या होता है, आयंस, तो आयंस कम होंगे यानी, और आयंस कम होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर बात करें सोल्यूबिलिटी की, सोल्यूबिलिटी, भाई आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, पोलर, तो सोल्यूबिलिटी इन पोलर कंपाउंड्स, पोलर सोलवेंट क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि उसकी पोलरिटी कम हो गई। एंड सोल्यूबिलिटी इन नॉन पोलर सोलवेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे को नहीं समझ रहे। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं, ये हो गया 8th, हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होती है। ठीक, चाहो तो लिख लेना, समझा देता हूं कैसे। भाई अगर हम बात करें जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स नॉर्मली क्या बनाती है, जनरली अगर बात की जाए तो आपके कोवलेंट कंपाउंड बनाती है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। यह बात हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं और नॉन मेटल कोवलेंट कंपाउंड बनाती है तो हम क्या कहेंगे, यानी जैसे जैसे कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा तो वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स बढ़ेगी। तो हम क्या कहेंगे, एज पोलराइजेशन इंक्रीज कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज। क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में लिखना ना, ये एग्जांपल के तौर पे, भाई जो नॉन मेटल होती हैं, नॉन मेटल जनरली क्या होती हैं, नॉन मेटल जनरली क्या बनाती है, कोवलेंट कंपाउंड, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, आपके एसिडिक होते हैं। ठीक, तो अगर किसी का कोवलेंट करैक्टर बढ़ रहा है तो हम डायरेक्ट क्या रिलेशन बनाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स बढ़ती है। ठीक, जनरली लिख लेना इसको। नेक्स्ट लास्ट 9th, इंटेंसिटी ऑफ कलर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पढ़ेंगे इसको, इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज। ठीक, जैसे जैसे ज्यादा कोवलेंट करैक्टर आएगा कलर इंटेंसिटी ऑफ कलर बढ़ती जाती है। ठीक, तो अब इसमें आगे लिखेंगे, अब लिखो जैसे अगर हम बात करें इंटेंसिटी के लिए, जैसे अगर हम सिल्वर के हाइलाइट्स लिखें
तो सिल्वर के हैलाइड्स की अगर बात की जाए, जैसे AgF है, ठीक, AgCl है, AgBr है एंड AgI है, तो आपको पता है पोलराइजेशन ज्यादा उसका होगा, कोवलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा होगा, ठीक। तो ये तो होता है कलरलेस, और ये होता है व्हाइट, ठीक, और ये होता है लाइट येलो, और ये होता है क्या बोलेंगे इसको, ये होता है डार्क येलो, ठीक। तो आपने क्या देखा, एज पोलराइजेशन इंक्रीज कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज। लिखूं क्या, एज पोलराइजेशन इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज, ठीक। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना, काम की, बड़ी मजेदार। देखो अब इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के आयोडाइड जो होंगे वो कलरफुल ही होंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ा, जैसे Na है, Ki है, Cui है, सोडियम का, पोटेशियम का, कॉपर का आयोडाइड है, ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। अब यहां पे खास बात सुनना, अगर मान लीजिए किसी का आयोडाइड, किसी भी मेटल का, किसी भी एलिमेंट का आयोडाइड जो है अगर वो कलरलेस है, तो उसका ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड भी सब क्या होंगे, कलरलेस होंगे, क्योंकि यही कलरलेस है। ये तो सबसे ज्यादा क्या होगा, कोवलेंट होगा ना, क्योंकि आयोडाइड क्या है, एनायन, बड़ा एनायन है, और बड़े एनायन का सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उसमें सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, तो उसके कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। किसी का आयोडाइड ही अगर कलरलेस हो जाए तो बाकी सब हैलाइड क्या होंगे, कलरलेस होंगे। समझ आई बात। मान लीजिए अगर किसी का ब्रोमाइड है, अगर वो कलरलेस हो जाए तो हम क्या कहेंगे, अगर वो कलरलेस हो जाए तो आपके फ्लोराइड और क्लोराइड तो 100% कलरलेस होंगे। आयोडाइड कलरलेस भी हो सकता है और कलरफुल भी हो सकता है, पता नहीं, ठीक। अगर किसी का ब्रोमाइड कलरफुल है, मतलब कलर शो करता है, तो उसका आयोडाइड तो 100% कलर शो करेगा और इससे ज्यादा इंटेंसिटी क्या करेगा, ठीक। और फ्लोराइड और क्लोराइड कलर शो कर भी सकते हैं, ना भी करें, क्या जरूरी है, जरूरी थोड़ा कोई, ठीक। तो ये होगा, ये बातें लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो बस समझने के लिए थी, यहां पे नोट डाल लेंगे। सबसे पहला, इट डजंट मीन्स आयोडाइड ऑफ all iodide will be colorful, all iodide will be colorful, iodide की स्पेलिंग गलत, iodide will show color, ऐसा लिख लो, will show color, ठीक है। जैसे हम क्या कहेंगे, जैसे आपका एग्जाम्पल है Na है, ठीक, Ki है और Cui है, ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो ध्यान से सुनना, अब वो लिखना तो लिख लो कि इफ, और पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो, इफ आयोडाइड ऑफ एन एलिमेंट इज कलरलेस देन इट्स ऑल हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑल हैलाइड विल बी कलरलेस। बात समझ में आई, ठीक। और अगर हम लिखें इफ ब्रोमाइड ऑफ एन एलिमेंट इज कलरफुल या शो कलर, देन बी श्योर इट्स आयोडाइड will be colorful with more intensity but it's, ये साथ के साथ लिख लिया करो ना, इसका वेट मत किया करो, थियरी जब मैं लिखता हूँ ना साथ के साथ लिख लिया करो। मैं तो थियरी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके ये डिजिटल बोर्ड के नोट्स बन जाए, आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक, अगर नहीं लिख रहे हो तो, ठीक है। पर मैं कहूँगा कि आप साथ के साथ नोट्स बनाएं क्योंकि आपके पास टाइम है। Then its iodide will be colorful with more intensity, but its fluoride and chloride के बारे में हम कह नहीं सकते, ऐसा लिख लो। Then its fluoride and chloride may or may not be colored हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, है ना, कह नहीं सकते मतलब। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, जैसे ZnS है, जिंक सल्फाइड है, और CdS है, HgS है। आपको पता है पोलराइजेशन का ऑर्डर ये आया था, ठीक। तो इसमें ये आपका व्हाइट रहता है,
उधर जाने पे इंटेंसिटी बढ़ेगी, ये येलो होता है और ये क्या है, ब्लैक। ठीक, इतना गाढ़ा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ब्लैक हो जाता है वो। ठीक, ये था अपना फैजान रूल। फैजान रूल खत्म हो गया। मेरे ख्याल में आपको अच्छे समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा, पढ़ने में कोई टफ तो है नहीं। सारी वही एप्लीकेशन है, साइज की एप्लीकेशन, साइज चार्ज वही चल रहा है। ठीक, बहुत सिंपल था, अच्छा लगा होगा आपको। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी, और सोल्यूबिलिटी में मज़ा आ जाएगा आपको। पहले ये लिखो फिर मज़ा लेते हैं। नेक्स्ट लिखो सोल्यूबिलिटी। देखो सोल्यूबिलिटी से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, और जितना मैं पढ़ाऊंगा ना उससे बाहर नहीं आएगा। सोल्यूबिलिटी में आप ऑर्डर रटते रहो, कितने ही ऑर्डर रट लो आपका नेगेटिव जाएगा ही जाएगा। लेकिन अभी जो हम नेक्स्ट 30 मिनट में पढ़ने वाले हैं, इससे आपकी एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो एक्सेप्शन है, बस 2-3 एक्सेप्शन है, वो भी हम बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। तो सबसे पहला देखो सोल्यूबिलिटी, इसका प्रिंसिपल क्या है सबको पता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन की तैयारी हो रही है लाइक डिसॉल्व लाइक से। ठीक, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है, पोलर सॉलिड्स आर डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉलिड आर डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो अब इसमें केस 1 बना लो आप, केस बना करके पढ़ेंगे। फर्स्ट केस, इफ पोलराइजेशन इज डोमिनेटिंग फैक्टर, इफ पोलराइजेशन इज डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक, ये मेनली किस केस में देखते हैं हम, ये अगर बात करें डी और पी ब्लॉक की जो मेटल्स है उनके कैटायन के केस में देखते हैं। मेनली इन केस ऑफ, लिख लेना बेशक, मेनली इन केस ऑफ डी एंड पी ब्लॉक कैटायंस। समझ आ रही बात। लाइक आपका कौन आ जाएंगे, Ag प्लस आ गया, कॉपर प्लस आ जाए, कॉपर 2 प्लस आ जाए, आयरन का कैटायन आ जाए। ठीक, और जितने भी आपके आते हैं, Hg2 प्लस आ गया है ना, और लिख लो Pb2 प्लस आ जाए, Sn2 प्लस आ जाए, ये वाले कैटायंस जो है इनकी बात करते हैं। ठीक, तो पहला लिखो, इसमें क्या करेंगे, अगर मान लीजिए पोलराइजेशन बढ़ता है तो क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ने से कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा। ठीक, कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा तो पोलरिटी घटेगी, तो पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी घटेगी। ठीक, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में बढ़ेगी। तो इसमें पहला पॉइंट बना लो, इन पोलर सॉल्वेंट्स। अब साथ के साथ एक बार और लिख लेंगे, मैंने बोल तो दिया, इन पोलर सॉल्वेंट बताओ कौन से होते हैं भाई। पोलर सॉल्वेंट जिनका डाइपोल मोमेंट क्या हो, नॉन जीरो। एग्जांपल H2O है, HCl है, HF है, H2SO4 है, CS3COOH है, और कौन सा है, एसीटोन है। ठीक, DMF है, DMSO, ये क्या आ गए, आने दो, ऑर्गेनिक में देखेंगे। ठीक है, DMSO की टेंशन लेनी, बस लिख लो, उसमें ऑर्गेनिक में बड़े आराम से आपको याद करवा दूंगा। तो पहला इसमें लिखेंगे, एज पोलराइजेशन इंक्रीज, तो क्या होगा, कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज, आयोनिक करैक्टर डिक्रीज, पोलरिटी डिक्रीज, और हम क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। भाई क्या है, पोलर सॉल्वेंट, यानी पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, पोलर कंपाउंड सोल्यूबल है। अगर किसी की पोलरिटी कम होगी तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, पोलर सॉल्वेंट में कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल AgF, AgCl, AgBr एंड AgI। इसमें अगर बात करें तो क्या है, कैटायन कॉमन है, कौन है, Ag प्लस है, और एनायन डिफरेंट है। तो एनायन का जैसे साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा, पोलरिटी कम, तो सोल्युबिलिटी कम, ये आ जाएगा। ठीक, सिल्वर आयोडाइड की सबसे कम सोल्युबिलिटी होगी किसी में भी। मान लीजिए आपको क्या दे दिया, वाटर में दे दिया, ठीक, तो क्या होगा, कम सोल्युबिलिटी होगी। HF में दे दिया, H2SO4 में दे दिया, एसिटिक एसिड में दे दिया, एसीटोन में दे दिया, सब में क्या होगा, इसकी सोल्युबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिख लो, PbF2, PbCl2, PbbR2 एंड PbI2। इनमें हम अगर बात करें, सोल्युबिलिटी ऐसे घट जाएगी। इसमें भी सेम केस है, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई इनका क्या है, एनायन का साइज बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है, कोवेलेंट करैक्टर बढ़ा, पोलरिटी घटा, इसलिए पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी घट गई। वो आपको अगर लिखना है अपनी सहूलियत के लिए तो लिख सकते हो। ठीक, बी में लिखो, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर कौन होंगे, पढ़ा था डाइपोल मोमेंट में। अरे नॉन पोलर वो होंगे जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो, न्यू इज इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल बोलो भाई, करवाया था, CCl4 है, CS2 है, और
बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर है, बेंजीन अपना क्या है, नॉन पोलर है। और क्या आएगा, एल्केन्स क्या है, एल्केन्स भी नॉन पोलर के केस में है। ठीक, इनमें अगर अपने को कोई दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर यानी पोलरिटी कम होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, समझ आ रही बात। तो हम क्या बोलेंगे, एज पोलराइजेशन इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज, पोलरिटी डिक्रीज, और पोलरिटी डिक्रीज होगी तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि किसकी तरफ जा रहा है, न्यू इक्वल टू जीरो की तरफ जा रहा है। लाइक डिजोल्व लाइक, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, तो जिसकी पोलरिटी सबसे कम होगी वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा डिजोल्व होगा, समझ आ रही बात। तो यहीं पे अगर हम इसका एग्जांपल ले लें, जैसे अपने ये दे रखा था AgF वाटर में दे रखा है, या कोई भी इनमें एसिड में दे रखा था, किसी भी पोलर सॉल्वेंट में, मान लीजिए बोल दिया बेंजीन में बताओ भाई, बेंजीन में सिल्वर हैलाइड्स की सोल्युबिलिटी बताओ, AgF, AgCl, AgBr एंड AgI, ये बोल दिया मान लीजिए अपने को, तो क्या बोलोगे, जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ रहा है, क्या कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, पोलरिटी घट रही है, सोल्युबिलिटी बढ़ रही है, वो आपको पता है पोलराइजेशन किसका ज्यादा है, ये ऑर्डर आ जाएगा, समझ आया। नेक्स्ट, तो ये दो केस हो गए, अब ये इसके दोनों एग्जांपल हो गए, पोलर में भी और नॉन पोलर में भी। अब केस 2 लिखो, केस 2 क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर अपने को दे रखा है, तो देन सोल्युबिलिटी जो होती है, सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया जाता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, समझ आ रही बात। जैसे इसमें क्या रहता है, HF का, यहां पे K की वैल्यू लिख रहा हूं, HF का 120 रहता है, H2SO4 का 102, H2O2 का 98 और वाटर का 81, D2O का 79, और ऐसे ही अगर आप मेथेनॉल की बात करोगे तो मेथेनॉल का रहता है कितना, 32। अब आप बोलेंगे हमें भी याद करना क्या, कोई जरूरत नहीं याद करने की, समझ आ रही बात। क्यों, क्योंकि ये अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन देगा, मतलब ये देगा इनकी वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको देगा क्वेश्चन में, तो इसको नोट करने की, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एग्जामिनर क्या देगा, NaCl इज मोस्ट सोल्यूबल इन, ठीक, जैसे उसने ये लिख दिया, पहला ऑप्शन है, मान लीजिए उसने पहला ऑप्शन दे दिया आपको H2O2 दे दिया, ठीक, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको H2O दे दिया, ठीक, तीसरा ऑप्शन आपको D2O दे दिया, एंड फोर्थ ऑप्शन आपको मेथेनॉल दे दिया, ठीक। इसमें ना ब्रैकेट में ना आपको वो K की वैल्यू लिख के देगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, जैसे यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया कितना, 98, 81, 79 और 32 ऐसे लिख के देगा, तो आप क्या बोल दोगे, मैक्सिमम की इसमें होगा, इसमें होगा, ये है। तो ठीक है, ये तो छोटी छोटी बातें थी, ये तो बिल्कुल आसान सा है, ये मेन दो केस थे और ये भी आसान है। हमने क्या पढ़ा, लाइक डिजोल्व लाइक, अगर पोलर सोल्यूट है तो किसमें डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में, और पोलर सोल्यूट कौन होगा, जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम, कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब कम मतलब जिसमें पोलराइजेशन कम होगा, यानी जिसका पोलराइजेशन कम हो तो आप बोल देना वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होगा, या उल्टा बोल दो, जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, पोलरिटी कम होगी, सोल्युबिलिटी कम होगी, ठीक, ऐसा बोल दो। अगर कोई नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल है, नॉन पोलर सॉल्यूट मतलब क्या बोलेंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट कौन होंगे, जो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, उसका आयनिक कैरेक्टर कम, पोलरिटी कम, सोल्युबिलिटी ज्यादा, ठीक। ये केसेस ये एग्जांपल करवा रखे हैं, बस एक बार देख लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो केस करने अपने को अभी जो हम पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक, एक बार ये लिख लो, और बड़े इजीली हम एक एक जो ऑर्डर आता है आपके एग्जाम में वो कर लेंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, लिखो इसको एक बार। नेक्स्ट लिखो केस 3, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। केस 3 क्या है, इफ हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी इज डोमिनेटिंग फैक्टर, इफ हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी इज डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो मैं एक बार आपको ना पढ़ा चुका हूं, हाइड्रेशन एनर्जी भी लैटिस एनर्जी भी, फिर भी बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, कोई सोल्ट लिया और वो क्या किया, वाटर में डिजोल्व किया, ठीक, ये वाटर है, इसमें हमने क्या किया, मान लीजिए NaCl डाला है, NaCl किस में आएगा, Na+ और Cl- आयन में। अब क्या होगा, जैसे ये Na+ है, अब आपको पता वाटर क्या, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, माइनस+ है उस पर, ठीक, तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, सोडियम+ की तरफ, वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, Cl- की तरफ।
तो क्या करेंगे, जैसे ये सोडियम प्लस है तो इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे ऐसे, है ना, इसके चिपक जाएंगे, इसको कहते हैं हाइड्रेशन। समझ आ रही बात? ऐसे ही Cl- के भी आ जाएंगे। Cl- के कौन सा पार्ट आएगा? पॉजिटिव पार्ट चिपकेगा, है ना, मतलब पॉजिटिव पार्ट इसको अट्रैक्ट करेगा। एक्चुअल में ऐसा होता है, देखो अगर हम बात करें ये Na+ है, इसको ये नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको, ठीक, और ऐसे लेयर पे लेयर बनती जाएंगे, और लेयर और लेयर और लेयर, है ना। और Cl- को कौन अट्रैक्ट करेगा? Cl- पे कौन आएगा? Cl- पे आपका आएगा पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक, पोलर मॉलिक्यूल है ना, ऐसे आ जाएगा। और फिर अब क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव पार्ट है, इस पे दूसरी लेयर आएगी, दूसरी लेयर क्या करेगी, वाटर का पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, ऐसे तो लेयर पे लेयर बनती जाएगी, जैसे वो मैंने बता दिया, ठीक। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट कर रहा है? नेगेटिव को। ये नेगेटिव किसको अट्रैक्ट कर रहा है? पॉजिटिव को। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों जगह। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। ये हाइड्रेशन एनर्जी आपकी, ठीक। ये पहले भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझा? अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, ये हाइड्रेशन क्या है? स्पेशल केस ऑफ सॉल्वेशन है। अगर हम यहां पे कोई और सॉल्वेंट ले लें, जैसे इथेनॉल ले लिया या HCl ले लिया, तो उस केस में हम सॉल्वेशन बोलेंगे। और कभी भी वाटर दे दिया जाए तो वाटर के केस में क्या कहते हैं? हाइड्रेशन कहते हैं। बात समझ में आई? तो आपको ओनली हाइड्रेशन ही समझना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये होगा हाइड्रेशन। दूसरा अपनी लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है? मैंने क्या बताया था आपको, अगर कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस आकर के, कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन अगर मिल करके एक मोल क्रिस्टल बनाते हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ये हमने पढ़ा था, ये हम पढ़ चुके हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। ये हमने कल ही पढ़ा था, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लैटिस एनर्जी का ही पता है। मतलब हम ये मान लें कि यहां पे NaCl नीचे आकर के बैठने लग जाए, ये समझो आप इसको, ठीक। ये हो गया, तो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी हो गया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें अपने को केस बनाने पड़ेंगे दो। पहला ए पार्ट लिखो, इफ कॉमन आयन इज स्मॉल, कॉमन आयन इज स्मॉल, लाइक इसमें कौन सा आएगा? O2- आ गया, OH- आ गया, और F- आ गया, ठीक। और आपका लिथियम प्लस आ गया, सोडियम प्लस आ गया, और इसके बाद पोटेशियम प्लस थोड़ा बड़ा साइज है, पोटेशियम का बड़ा साइज आएगा। यानी हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि वो सभी कैटायंस जो पोटेशियम से छोटे हैं, जैसे सेकंड ए के जितने भी कैटायन हैं, बेरिलियम 2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, सारे कैटायन क्या है? पोटेशियम से छोटे हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे एंड सेकंड ए कैटायंस, ठीक। सिंपल लिख लो, बार बार सारे लिखने की जरूरत नहीं। सेकंड ए कैटायंस आप समझ गए, ठीक। किसका? अल्कलाइन अर्थ मेटल के। देन solubility is inversely proportional to hydration energy, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ आ रही बात? सॉरी, हाइड्रेशन एनर्जी, सोल्यूबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी आएगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ना। यहां पे लिख भी लेना भाई, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी होगी। और लैटिस एनर्जी यानी उसके क्रिस्टल्स बन रहे हैं नीचे जाके पानी में, तो क्रिस्टल बन रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है? कम है। तो हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और लैटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मान लीजिए कॉमन आयन स्मॉल है तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? लैटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और लैटिस एनर्जी कैसे चेक करनी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। अब देखो, एक स्पेशल नोट डालना आप यहां पे जो आपके काम आएगा, यहीं डाल देते हैं। इसमें क्या लिखना है? जो कार्बोनेट आयन है CO3 एंड HCO3- आयन, ये वैसे तो लार्ज आयन है, लेकिन फर्स्ट ए कैटायन के केस में, यानी लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, अल्कली मेटल के कैटायन के केस में स्मॉल आयन का काम करेंगे। CO3 एंड HCO3- works as small ion in case of फर्स्ट ए कैटायंस। क्या? फर्स्ट ए कैटायंस के केस में, है ना। अल्कली मेटल के कैटायन के केस में वो किसका काम करेंगे? स्मॉल आयन का काम करेंगे। ये ध्यान रखना आपको, ये आगे काम आएगा अभी, है ना। अभी इनकी एप्लीकेशन सारी यूज होगी ना, सब याद हो जाएगा, आपको टेंशन मत लो। एक बार खुद लिख के देख लेना, एक बार समझ लो, ठीक। अब देखो केस 2 बी, इसका बी पार्ट,
इफ कॉमन आयन इज लार्ज, कॉमन आयन इज लार्ज लाइक, इज लार्ज लाइक कौन सा, लाइक आपका क्या आएगा, Cl माइनस आ गया, Br माइनस आ गया और I माइनस आ गया, F माइनस छोटे में आएगा, स्मॉल में आ गया, और सल्फेट आयन है, ठीक, और कौन सा है, सल्फेट के साथ साथ सल्फाइड भी लिख लो, सल्फाइड भी बड़ा आयन है, ठीक, सल्फाइड आयन है SO3-2, सल्फाइड आयन भी बड़ा आयन है, ये सल्फेट, ये सल्फाइड और ये सल्फाइड, ठीक। इसके अलावा और कौन से आएंगे आपके, और आएंगे आपके फॉस्फेट आयन आ जाए, ठीक, नाइट्रेट आयंस आ जाए, क्लोरेट आयंस आ जाए, ऑक्जेलेट आयंस आ जाए, ऑक्जेलेट ये भी ऑर्गेनिक में आ जाएगा, है ना, क्या है, ऑक्जेलिक एसिड का आयन है, ऑक्जेलिक एसिड के दोनों H+ निकाल दिए, ठीक, ये हो गया। और कौन से आ सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसके साथ साथ ये भी आएंगे CO3 HCO3-, ये मत सोचना कि छोटे हैं, किसके केस में छोटे हैं, ओनली फर्स्ट ए कैटायंस के केस में छोटे हैं, इसको हाईलाइट कर लेना यहाँ पे कि फर्स्ट ए के कैटायंस के केस में छोटे हैं, बस ये ध्यान रखना, कहीं इसको हर जगह छोटे कर दो, समझ आई बात, बाकी ये बड़े आयन होते हैं, समझ आ रहा है। इसके अलावा अगर कैटायंस की बात करें तो आपके पोटेशियम है, रुबिडियम प्लस है और सीजियम प्लस, मेनली यही यूज होंगे, ठीक, तो ये बड़े कैटायन है। तो इस केस में क्या करेंगे, सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक। और हाइड्रेशन एनर्जी हम पढ़ चुके हैं पहले ही, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, ये हम पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, इसलिए मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाया था क्योंकि मुझे पता था कि केमिकल बॉन्डिंग में काम आएगी, ठीक। तो वहां से आपको रिवाइज करना है अगर आपको याद नहीं है तो, एक बार ये लिखो, अब बस अपने को एग्जांपल करने हैं, लिखो जल्दी। अब नेक्स्ट देखो एग्जांपल्स अपने को करने कैसे करेंगे, यहां पे सबसे पहले लिख लो आप ऑक्साइड्स के एग्जांपल करते हैं, ठीक। ऑक्साइड्स में जैसे अल्कली मेटल के लिख लो Li2O, Na2O, K2O, ठीक, Rb2O और CS2O। क्या होगा इनके केस में, कॉमन आयन देखो भाई क्या है, बस अब सिंपल है ना, आपको चीज सीखनी है। कॉमन आयन क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन है, और कॉमन आयन अगर ऑक्सीजन है तो कॉमन क्या है, यहां लिखें कॉमन क्या है, O-2, कैसा है, स्मॉल है, ठीक, नहीं तो आगे लिख लो इसके, कैसा है, स्मॉल है। और स्मॉल के केस में क्या किया आपने अभी देखो, इफ कॉमन आयन इज स्मॉल देन सोल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, ठीक। और लैटिस एनर्जी आपने क्या पढ़ा था अभी, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R, ठीक। अब देखो यहां पे क्या देखेंगे, लैटिस एनर्जी देखो भाई, लैटिस एनर्जी जिसकी कम होगी उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक। चार्ज देखो पहले, सब पे क्या है, सारे कैटायन +1 है और सारे ऑक्साइड में क्या है, -2 है, तो चार्ज से डिसाइड नहीं कर पाए, किससे डिसाइड करेंगे, डिस्टेंस से। डिस्टेंस से कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका छोटा कैटायन और छोटा एनायन, ठीक, और इसका एनायन तो छोटा है लेकिन कैटायन बड़ा है, तो कैटायन और एनायन में साइज डिफरेंस ज्यादा है, तो उनमें क्या होगा, उनका डिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या बोलोगे, लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनमें कम है डिस्टेंस, ठीक, इनमें कम है, यहां पे कम है ये डिस्टेंस और इनमें ज्यादा है, तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, आर बढ़ा, लैटिस एनर्जी घटी, और लैटिस एनर्जी घटी तो सोल्युबिलिटी बढ़ी, इसकी सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सिमिलरली अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स की, क्या आएगा, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर आएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, फिर स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, तो सब में क्या है, O-2 है, कॉमन आयन है, स्मॉल आयन है, सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, Q1 Q2 पे डिपेंड करेगी, सब में +2 -2 चार्ज है, उसे डिसाइड नहीं कर पाए, ठीक। किसे डिसाइड करेंगे, डिस्टेंस से। डिस्टेंस अगर देखोगे दोनों के बीच का, कैटायन एनायन के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो एनायन क्या सब में कॉमन है, तो कौन डिसाइड करेगा, जिसका कैटायन बड़ा उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा,
डिस्टेंस ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी कम होगी, लैटिस एनर्जी कम, सोल्युबिलिटी ज्यादा, किसकी? बेरियम ऑक्साइड की। ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? ये हो गया। अब देखो बिल्कुल सेम केस किसका है? हाइड्रोक्साइड का है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या हाइड्रोक्साइड के केस में दोबारा से कि मैं एक चीज लिखूं? जैसे लिख लो एक बार, LiOH है, फिर NaOH है, KOH है, RbOH है और CSOH है। ठीक, कॉमन आयन क्या है? कॉमन क्या है भाई? कॉमन आयन क्या है? OH माइनस है। कैसा है? स्मॉल है। और स्मॉल है तो ऊपर वाला केस एज इट इज कॉपी कर दो। क्या आएगा? यही ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? या दोबारा बताना पड़ेगा? बिल्कुल एज इट इज आएगा। जैसा ऑक्साइड का ऑर्डर आएगा वैसा ही हाइड्रोक्साइड का आएगा। फिर चाहे वो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड हो, चाहे वो आपके अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड हो। ठीक है, SrOH ट्वाइस। और मेरे पास अब जगह नहीं बची तो बोर्ड थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और थोड़ा सा लेफ्ट भी कर लेंगे। ठीक, थोड़ा सा छोटा और करना पड़ेगा। और यहां पे BaOH ट्वाइस, ये ऑर्डर आ जाएगा भाई। ठीक, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन डाउट अब आएगा। अब ध्यान से सुनना, डाउट क्या आएगा यहां पे? अगर बात करें कार्बोनेट्स की, तो कार्बोनेट्स के केस में क्या लिखेंगे हम लोग? पहले Li2CO3, ठीक, और Na2CO3, ठीक, K2CO3 और Rb2CO3 और CS2CO3। ये देखो भाई। ठीक, और ऐसे ही बाइकार्बोनेट्स का लिखो। बाइकार्बोनेट्स में क्या लिखोगे? LiHCO3, NaHCO3, ठीक, और KHCO3 और RbHCO3, ठीक, CHCO3। समझ आया? देखो अब यहां पे क्या है दोनों में कॉमन? CO3 2 माइनस और HCO3 माइनस है। कैसे हैं? स्मॉल है। स्मॉल आयन के केस में क्या करोगे? कॉमन है, कॉमन आयन क्या है? स्मॉल है। तो स्मॉल केस में सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। और क्या लिखोगे? लैटिस एनर्जी आपको पता ही है। लैटिस एनर्जी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R, जैसा ऊपर किया था। अब देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे ऊपर वाला कर लो। सब में कैटायन पे क्या, कैटायन कैसा है? कैटायन पे प्लस चार्ज है। हमें पता चल गया दोनों में क्या है? कॉमन आयन स्मॉल है। तो लैटिस एनर्जी के बेस पे करना है। लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? चार्ज पे और रेडियस पे, उनके बीच में डिस्टेंस पे। तो अब क्या बोलेंगे? सब में +1 चार्ज है कैटायन पे, एनायन पे -2 चार्ज है। समझ आ रही बात? तो अब चार्ज से डिसाइड नहीं कर पाए, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो। सब में एनायन कॉमन है, एनायन का साइज सेम, कैटायन डिफरेंट है। कैटायन अगर डिफरेंट है तो जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा तो कैटायन और एनायन के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगी, और लैटिस एनर्जी घटेगी तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो कैसा ऑर्डर आ जाएगा? बोलो भाई, ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। ठीक, और सिमिलरली इसमें भी सेम केस है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे, ये तो हो गए इसके, लेकिन अगर इधर के हम कार्बोनेट्स लिखेंगे, यहां पे जब हम कार्बोनेट्स लिखेंगे तो इस केस में क्या होगा? BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 और BaCO3। इसके केस में क्या है? अच्छा, बाइकार्बोनेट्स इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लिख लेना। बाइकार्बोनेट्स डज नॉट एग्जिस्ट। किसके? अल्कलाइन अर्थ मेटल के, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, अब यहां पे अपने को CO3 2 माइनस के लिए करना है। CO3 2 माइनस कैसा है? लार्ज है साइज में। बोलो भाई, साइज में लार्ज है, और लार्ज है तो सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? जिसपे चार्ज ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। चार्ज सब पे क्या? +2 -2 +2 -2 +2 -2 है सब पे। अब क्या करेंगे? सब में एनायन कॉमन है, अब साइज से करेंगे। जिसका कैटायन छोटा होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो सबसे छोटा कैटायन किसका है भाई? हाइड्रेशन, जिसका कैटायन सबसे छोटा उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा। तो बेरिलियम 2+ सबसे छोटा होगा कि नहीं होगा? फिर उससे छोटा Mg2+, फिर उससे छोटा, सॉरी उससे बड़ा, है ना, उससे बड़ा कैल्शियम 2+, उससे बड़ा स्ट्रोंशियम 2+, उससे सबसे बड़ा बेरियम 2+। और जो सबसे बड़ा कैटायन उसका हाइड्रेशन सबसे कम
और उसकी सोलिबिलिटी सबसे कम। तो ये कॉन्सेप्ट था आपके, है ना। कार्बोनेट इसके एग्जिस्ट नहीं करते, उनका लिखना ही नहीं है। ठीक, एक बार ये लिखो, फिर और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, जैसे अपने सल्फेट्स हैं, सल्फाइड्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, क्लोरेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, ऑक्जेलेट्स हैं, चाहे कोई भी आ जाए, सबका क्या है, साइज बड़ा है। और साइज बड़ा है तो सेम ऑर्डर आना है। ठीक, जैसे अगर हम बात कर लें सल्फेट्स है, चाहे तो इनको बार बार लिख लो, बार बार आप लिखते रहे ना, मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। सल्फेट में SO4 2-, सल्फाइड में SO3 2- आएगा। नाइट्रेट्स अगर आ जाए, नाइट्रेट्स में क्या आएगा, NO3- आएगा। ठीक, और फॉस्फेट में क्या आएगा, फॉस्फेट क्या होंगे, फॉस्फेट, फॉस्फेट की स्पेलिंग फॉस्फेट्स PO4 3-, और फिर आएगा क्लोरेट्स। तो सबका साइज क्या है, बड़ा है। ठीक, और सल्फाइड भी लिखना चाहो तो लिख लो, सल्फाइड्स, ऑक्जेलेट्स। ठीक, इतना आपके सिलेबस में है भी नहीं, इतने काफी है आपके। तो मेन तो ये मान लो कार्बोनेट, कार्बोनेट पे स्टार लगाओ, कार्बोनेट पे स्टार लगाओ, बाइकार्बोनेट पे लगाओ। ठीक, इसके साथ आप सल्फेट्स पे लगाओ, नाइट्रेट्स पे लगाओ, बस इतना आपके सिलेबस में। ठीक, बाकी ये लिखो तो लिख लेना, नहीं तो आपका मन करे तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इतना डिटेल में आपके नहीं आता है। ठीक, यहां पे अगर हम देखें, जैसे सल्फेट्स की अगर बात की जाए, तो यहां पे क्या होगा, Li2SO4 है। ठीक, Li2SO4, और फिर अगर बात करेंगे Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4 और CH2SO4, CH2SO4। ठीक, ये होंगे। अब अगर बात की जाए इनका सबका साइज क्या है, अब सबका ही कॉमन लिखवा देता हूं। सबका साइज क्या है, लार्ज है। कॉमन आयन क्या है, कॉमन आयन लिखो भाई, लार्ज है। और कॉमन आयन लार्ज है तो किस पे डिपेंड करेगा, सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी कैसे करेंगे, कैटायन का साइज। अगर बात करें, अगर किसी पे चार्ज कैटायन पे या एनायन पे चार्ज बढ़ता तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है। और अगर बात की जाए साइज की, साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी। ठीक, ये हम लिख चुके हैं, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज यानी रेडियस, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो यहां पे क्या देखा आपने, सल्फेट है, तो सल्फेट क्या है, लार्ज साइज है। लार्ज साइज है तो क्या करेंगे, सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो सब में चार्ज की बात की जाए, कैटायन पे सब पे +1 है, एनायन पे सब पे -2 है। और ऐसा है तो अब क्या किस पे जाएंगे, साइज पे जाएंगे, क्योंकि चार्ज तो सब पे सेम आ रहा है। तो यहाँ पे सब में आयन कॉमन है, एनायन कॉमन है। एनायन कॉमन है तो किससे करेंगे, किसके साइज से करेंगे, कैटायन के साइज से करेंगे। तो कैटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, कैटायन का साइज जैसे बढ़ेगा, हाइड्रेशन घटेगा, हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी तो सोलिबिलिटी घटेगी। और सिमिलरली सेम केस आप कर सकते हो, BeSO4, MgSO4 और CSO4, SrSO4 एंड BeSO4 में। तो ये ऑर्डर आएगा, सेम, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक, सब में कॉमन आयन, सल्फेट है, लार्ज साइज है, सब पे फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। सब पे चार्ज +2 -2 है, चार्ज से नहीं हुआ, रेडियस से करेंगे। एनायन का एनायन कॉमन है तो किससे करेंगे, कैटायन के साइज से करेंगे। तो जिसका कैटायन छोटा उसका हाइड्रेशन ज्यादा, उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी ज्यादा होगा। जिसका कैटायन बड़ा, हाइड्रेशन एनर्जी कम, हाइड्रेशन एनर्जी कम तो सोल्युबिलिटी कम। ये है। अब नाइट्रेट फॉस्फेट अपने आप लिखते रहना। ठीक, अब मेन जो है वो हैलाइड्स है, वो मैं लिखवा देता हूं। नेक्स्ट लिखो हैलाइड्स का ऑर्डर। देखो हैलाइड्स में सबसे पहले कौन आएंगे, फ्लोराइड्स आएंगे भाई, सबसे पहले फ्लोराइड्स आएंगे। इसमें क्या होगा, LiF, NaF और KF, RbF, ठीक, और CSF। और अब यहां पे अगर बात करोगे तो F- क्या है, कॉमन है, कैसा है, स्मॉल है या लार्ज है, स्मॉल है। और स्मॉल है तो सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और लैटिस एनर्जी आपको पता है क्या करते हो, Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही करते हैं। सिमिलरली यहां पे भी सेम केस आएगा, बेशक लिख लेना, BeF2, MgF2, ठीक, और CaF2, SrF2, ठीक, और BaF2। ठीक, यहां पे अगर बात की जाएगी तो देखो क्या करोगे, जैसे जैसे अब क्या है, F- स्मॉल साइज है, कॉमन आयन जो है स्मॉल है, तो सोलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, Q1 Q2 पे। तो Q1 Q2 +1 -1 है सब पे, कैटायन पे साइज चार्ज जो है। अब किससे करेंगे, डिस्टेंस से करेंगे। सब में एनायन कॉमन है
तो कैटायन का जैसे साइज बढ़ेगा तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगी, और लैटिस एनर्जी घटेगी तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? समझ आया कि नहीं आया? इसमें ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक। लेकिन जो BeF2 है ना, BeF2 सबसे आगे चला जाता है, ये एक्सेप्शन है इसका, इसलिए येलो पेन से लिख देंगे इसको, यहां पे लिख लेना BE, थोड़ा सा उधर कर देते हैं बोर्ड को, BeF2, ये सबसे आगे लिख लेना। एक तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक, समझ आया? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात आती है क्लोराइड्स की, Cl माइनस, Li, Cl, NaCl और KCl, RbCl, ठीक, और CsCl, ठीक, और फिर आएंगे ब्रोमाइड आयन, ये भी बड़े हैं, और LiBr, ठीक, NaBr, सबके लिख लो एक बार साथ में, आप भी लिख लो, KBr, RbBr और CsBr, ठीक। फिर आएंगे आयोडाइड आयन, LiI, लिथियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड, ठीक। और इनके अगर लिखोगे तो इनके क्या आएंगे? BeCl2, MgCl2, ठीक, और फिर CaCl2, SrCl2, BaCl2, ठीक। इसके बाद कौन सा आएगा? BeBr2, MgBr2, ठीक, CaBr2 और SrBr2 और BaBr2। वैसे हम लिख तो रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड, इतना कोई पूछता नहीं इनको, मैक्सिमम वैल्यू इनकी है, इनको ज्यादा पूछा जाता है अल्कली मेटल के हैलाइड को, इसमें ज्यादा से ज्यादा इसको पूछ लेगा, फ्लोराइड को, इनको तो पूछेगा ही नहीं कभी भी, इसके क्लोराइड ब्रोमाइड इनको पूछेगा ही नहीं, है ना। ये BeI2, MgI2 और फिर कौन सा आएगा? CaI2, देन SrI2 एंड देन BaI2। समझ आया? देखो ये लिख लिया हमने। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, Cl माइनस क्या है? Cl माइनस, Br माइनस और आयोडाइड आयन, तीनों क्या है? लार्ज है साइज में, कॉमन आयन है, लार्ज है, लार्ज है तो क्या करेंगे? सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज पे डिपेंड करती है, इनमें सब में +1 -1 +1 -1 सब पे आएगा, इनमें क्या आएगा? +2 -1 +2 -1, सब पे चार्ज सेम है। तो अब किससे करोगे? साइज से। तो हाइड्रेशन एनर्जी आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है, कैटायन या एनायन का जो भी साइज है, ठीक। तो चार्ज तो सब पे सेम आ रहा, चार्ज से हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे, किससे करेंगे? साइज से। अब देखा जाए इनमें सब में क्या है, सब में क्या है? अगर इधर से करते हैं हैलाइड्स में, क्लोराइड में, सब में क्लोराइड कॉमन है, तो किससे करेंगे? कैटायन के साइज से। जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी, सोल्युबिलिटी घटेगी, तो सबसे कम सोल्युबिलिटी किसकी आएगी? BaCl2। ये ऑर्डर आ जाएगा। सिमिलरली इनका भी ऑर्डर यही आ जाएगा, ठीक। और इनमें भी क्या करेंगे? ऑर्डर ये आ जाएगा। समझ आई ना बात? इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरा है, ठीक। मेरा क्यों है? क्योंकि यहां पे आते हैं एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन आते हैं? यहां पे अगर हम बात करें, ये जो है ना, ये ऑर्डर ये उल्टा हो जाता है ऐसे, ठीक। इन दोनों से ज्यादा CsCl और RbCl की हो जाती है। अगर आप इसको एग्जैक्ट लिखना चाहते हो तो हमें ये ऐसा लिखना पड़ेगा। देखो मैं लिख के दिखा देता हूं एग्जैक्ट क्या होगा इसमें, कहां चेंज आया। CS येलो कलर के पेन से लिख देते हैं ताकि हाईलाइट रहे। ये आपका CsCl, फिर आएगा RbCl और उससे कम NaCl और फिर KCl, दोनों पीछे से उठ के आगे आ गए, ठीक। ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ भी सकता है, और एक्सपेरिमेंटल डेटा बेस्ड है, कोई इसका लॉजिक नहीं है कि कैसे आया क्या आया, कुछ नहीं सोचना। फिर एक एक्सेप्शन इसमें देखो, ब्रोमाइड में कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक छोटा सा एक्सेप्शन और है, यहां पे ना लिथियम से ज्यादा सोडियम आयोडाइड की हो जाती है। ऑर्डर क्या आएगा? देखो ये इसमें ओनली एंड ओनली सोडियम आयोडाइड सबसे आगे चला जाएगा, ठीक। अलग कलर के पेन से लिख देते हैं, सोडियम आयोडाइड आगे आ गया, बाकी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी ऑर्डर वही है। बात समझ में आई? तो ये ऑर्डर थे आपके जो एक्सेप्शनल थे, देखो वो भी मैंने येलो कलर के पेन से लिख दिए। बाकी एक और एक्सेप्शन था कि जो कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट है वो फर्स्ट एक कैटायन के केस में स्मॉल आयन का काम करते हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखो सोल्यूबिलिटी के इतने टफ ऑर्डर है और इतने सिंपल वे में मैंने आपको सिखा दिए, बस ये 3 पॉइंट याद रखने, वो भी कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, वो हमेशा याद रहेगा आपको।
एक तो ये BeF2 सबसे आगे चला जाता है, और लिथियम ये अल्कली मेटल के क्लोराइड्स में सीजियम क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड आगे चले जाएंगे, किससे? सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड से। और आयोडाइड के केस में सबसे आगे कौन चला जाएगा? सोडियम आयोडाइड चला जाएगा। ये ऑर्डर था आपका सोल्युबिलिटी का। बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से मैंने करा। देखो बोलते बोलते मैं भी थक गया हूं, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में नहीं आया, यही लेक्चर आप 2 बार देखो, क्योंकि इस लेक्चर के बिना इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं है। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान वे में मैंने आपको सिखाया है। नहीं तो हम बच्चे क्या करते हैं, रटते रहते हैं इन ऑर्डर को, कभी याद होते ही नहीं है। आपको तो बस 3 याद करने ही बोला है, और इनमें भी क्या है, यही है मेन, तो यही आता है, और कोई इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। मेनली यही पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेगा। ये 2 तो याद रखोगे, उसका तो कभी कभी चांस आता है पूछता भी नहीं है। ठीक, और ना ये पूछता है इधर वाले। ठीक, मेनली किसके पूछता है? फर्स्ट डे के हैलाइड्स के बारे में पूछता है। तो अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। ठीक, और फैजान रूल भी अच्छे से करना है। बस अपना एक लेक्चर और केमिकल बॉन्डिंग में बचा है, फिर केमिकल बॉन्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग से ये मान के चलो, जितना मैंने पढ़ाया है 4-5 क्वेश्चन आपके नीट में 101% आएंगे। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन बैंक में भी आपको अप्रोक्स 550 के आसपास क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, ताकि जितने भी क्वेश्चन हमारे नीट में आए सभी को हम आसानी से सोल्व कर दें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट अच्छे से कर लेंगे और उसके वीडियो सॉल्यूशन देख लेंगे। थैंक यू।